सो फाइनली गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग का और ये देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या है। अभी पूरी तरीके से ये फ़ोन टूट चुका है। कस्टमर ने इसे पटक दिया जिसकी वजह से इसका ये हालत हो गया। अभी इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन में दिक्कत ये है कि ये फ़ोन चालू तो हो रहा है लेकिन इसका जो मदरबोर्ड है वो भी डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से फ़ोन में सिर्फ हल्का लाइट जल रहा है लेकिन इसका ग्राफिक नहीं आ रहा है। और हमने जब इसको स्कीमेटिक डायग्राम से इसका जो कॉम्बो कनेक्टर का वैल्यू चेक किया तो मुझे पता चला कि इसका ग्राफिक के साथ साथ इसका टच का भी लाइन पूरा मिस है, जो कि CPU से ही डायरेक्ट आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके रैम को कवर करेंगे क्योंकि हमें CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो रैम को जब हम कवर कर लेंगे अच्छे से हीट सील टेप से तो इसका रैम पे हीट ना जाए, ताकि इसको रैम को भी हमें रिवॉल्व ना करना पड़ जाए। तो रैम को अच्छे से प्रॉपर पहले ढक देना है। ढकने के बाद से आपको इसके CPU को जो भी साइड के ग्लू हैं उसको कटिंग करना है। ग्लू कटिंग करने के लिए आपका जो एयर है उसको आपको रखना है 3 पे और टेम्परेचर रखना है 250 पे। 250 से ज़्यादा मत रखिए क्योंकि 250 से ज़्यादा रखेंगे तो ग्लू के अलावा आपके साइड में जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं वो भी हिल जाएंगे, कहीं कहीं गिर जाएंगे। और अगर 250 टेम्परेचर रहेगा तो सिर्फ आपका ग्लू मेल्ट होगा, बाकी कंपोनेंट अपनी जगह पे बने रहेंगे। और जब आप प्रॉपर ग्लू साफ कर लोगे उसके बाद से आपको टेम्परेचर ज़्यादा रख के और अपने CPU को आसानी से उखाड़ लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने साइड का ग्लू कटिंग कर लिया क्योंकि ये वाइट पेस्टेड है तो ज़्यादा ग्लू नहीं था इसके अंदर। यहाँ पे हम हल्का सा पेस्ट यूज किए हैं और इसके बाद से गर्म कर रहे हैं। अभी हमारा टेम्परेचर है 350 और 350 का टेम्परेचर पे रखिए और उसके बाद से इसको गर्म करिए चारों तरफ। एक जगह कभी भी सोल्डिंग को स्थिर नहीं रखना है जब भी आप रिबोलिंग कर रहे हैं, चारों तरफ घुमाते रहना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी आसानी से इसका CPU बाहर आ गया। CPU बाहर करने के लिए आपको ये जो हम एक अपना देख सकते हैं साइड में एक हमारा पत्थर जैसा है, उसको हम नीचे डायरेक्ट हल्का घुसाने की कोशिश करते हैं। इसी से हमारा ग्लू भी कटिंग होता है। इसके दूसरे साइड में ये पत्थर जैसा रहता है, इससे हम इसको अंदर घुसाते हैं और CPU का हल्का उठाते हैं। जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है आपको कभी भी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप CPU रिबोलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही सावधानी से काम करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप जब आप काम कर रहे हो CPU रिबोलिंग का तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप काम में आपको नहीं आ रहा है, आपका काम गड़बड़ हो गया, बार बार बॉल पूरा मिक्स हो जा रहा है, आपका मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है कहने का मतलब। तो आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम नहीं कर पाओगे। आप यकीन मानिए जब आप काम लगातार करने लगोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम इसके नीचे CPU के अंदर जो पेस्टेड थे उसको हम क्लीन कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं 250 फिर से, और यहाँ पे वायर ब्रश से इसको हम रगड़ के साफ़ कर रहे हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप अपने खुद के तरीके से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपके कौन से तरीके से आपका जो नीचे का CPU है और जो नीचे का बोर्ड है उसमें कोई भी बॉल एक दूसरे से मिक्स ना हो। ये देखिए, हालांकि मिक्स तो कितना भी अच्छे से करने थोड़ा बहुत हो ही जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने बार भी इसको रिबोलिंग कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करें। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। जब आप खुद से खुद काम करोगे लगातार तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने ये गलती किया जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम बढ़ गया। तो आपको वो गलती को दूसरे बार सुधारना है। और जितने भी आपके पास डेड फ़ोन आते हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ अब ये बिल्कुल बनने लायक कंडीशन में नहीं है, तब जाके उनके साथ आप ये छेड़छाड़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और हो सकता है कि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो, आपका बहुत सारा काम आपके पास पेंडिंग पड़ा हो, लेकिन आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ सीखना है तो थोड़ा बहुत तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा। जब भी आपको खाली समय मिले और जब भी आपको टाइम मिले तब आप प्रैक्टिस चालू कर दो और ये रिबोलिंग वगैरह करने लगो। यहाँ पे हम एक क्लीनर का यूज करते हैं जिससे कि हम बोलते हैं PCB बोर्ड क्लीनर। और ये क्लीनर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है जिससे कि आपका जो बॉल है वो बहुत ही प्रॉपर क्लीन हो जाता है। और दूसरी चीज़ की एक भी बॉल जो पीला बॉल हो जाता है उसको आप रगड़ दोगे तो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बाकी फेल्कन वगैरह चाहे कोई अदर क्लीनर यूज करोगे तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हम जो कान साफ करने वाला एक आता है बड्स बोलते हैं, उसी का यूज करके हम इसको क्लीन करते हैं। देन हमारा जब बोर्ड क्लीन हो जाए प्रॉपर तब हम इसको CPU को अपने एक PCB होल्डर टाइप का आता है जिसमें कि हम IC को भी होल्ड कर लेते हैं। और ये बाबा टूल का है, इसमें हम इसको पकड़ के और अच्छे से क्लीन करेंगे। इसमें भी वायर ब्रश का यूज कर रहे हैं। अब हम किसी भी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। कई बार वायर ब्रश से भी साफ़ कर लेते हैं, कई बार अपने ये अपना आयरन से भी साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप आयरन यूज कर मैं जो आयरन यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ मैं T210 OS सिस्टम का T210 आयरन है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और इसमें एक सबसे खास बात है कि तुरंत गर्म हो जाता है। यहाँ पे वायर ब्रश का यूज करके और आयरन का यूज करके जब हमने पूरा बोर्ड के जो इसमें जो भी पेस्ट लगा उसको साफ़ कर लिया, देन ब्रश से पूरा साफ़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा PPD डालेंगे ताकि इसके ऊपर जो बॉल है वो सारे बॉल फिर से नए बन जाएँ। और अभी हम फिर से क्या करेंगे, हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद से सारे बॉल के ऊपर इसको एक बार
हम दौड़ाएंगे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर एक बार और अपना जो डीसोल्डिंग वायर है उससे हम पूरे बॉल को जो भी हमारा पेस्ट लगा हुआ है उसको साफ़ करेंगे। और अब हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे सीधा डायरेक्ट रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करने के बाद से आपको उसमें CPU में अपने बोर्ड में लगा देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम जो भी प्रैक्टिस की चीज़ें आपको बताते हैं अपने वीडियो में, तो आपको वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। बाकी हमारे बताने से बस यही है कि हम जो गलती हो जाती है, जो आपको गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें बताते हैं, कैसे क्या करना है ये बता सकते हैं। लेकिन हैंड स्किल और आपको हाथ से जब आप करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगी तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने क्या बताया था और क्या हमें सुधारना चाहिए था। सुनने से कोई भी चीज़ समझ में उतना नहीं आएगा जब तक कि आप उसको करते नहीं हो। तो प्रैक्टिस सबसे मेन जरूरी है इस काम में। तो बहुत ज़्यादा हैंड स्किल होना चाहिए। और आपको यकीन मानिए कि ये काम जब आप करते हो तो आपको पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की है तब जाके ये चीज़ सीखे हो। मैं अगर खुद की बात करूँ तो जब मैं खुद से भी ये काम जब करता था तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं कभी ये रिबॉलिंग सीख पाऊंगा, क्योंकि शुरुआत में बहुत दिक्कत आता था और हमारा जो IC था कितना भी अच्छे से हम कर ले पूरा बॉल मिक्स हो ही जाता था और बहुत जगह पे बोर्ड में भी मिक्स हो जाता था, CPU में भी मिक्स हो जाता था। तो इसको हम बहुत ज़्यादा करते 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 सुधारते शुरू में हमने बहुत दिक्कत सही तब जाके हमारा काम आसान हुआ। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत दिक्कत आती थी शुरू में। जब इसको स्टेंसिल को एक जगह पे बैठाना रहता था, बॉल के ऊपर बॉल मैच कराना रहता था, तो हम इस स्टेंसिल के अंदर वही चीज़ यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज करते थे। तो उसमें बॉल मिलने वाला हमको पता है कि इसमें मिल जाएगा, फिर भी हम मिला नहीं पाते थे। हमें समझ में नहीं आता था किस में मिक्स होगा। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी समझ में आने लगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा बॉल का साइज का है और इसमें हमें बैठाया तो देखिए ऐसे CPU का पूरा बॉल एकदम सही से बैठ गया। देन यहाँ पे हाथ से पकड़ लेना है प्रॉपर स्टेंसिल को। और ये कि कोशिश करिए कि अपने ये सारी चीज़ें होलसेलर से मंगाइए। अपने होलसेलर को बताइए कि ब्लैक कलर का यूनिवर्सल स्टेंसिल मंगा दीजिए। और ये ब्लैक कलर का रहने से क्या होता है कि जब माइक्रोस्कोप में आप काम करते हो तो चमकता नहीं है आँख के ऊपर। वाइट कलर वाला थोड़ा चमकता है, ब्लैक कलर वाला नहीं चमकता है, इसलिए हम ब्लैक कलर मंगाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, PPD जो यूज करना है 183 डिग्री यूज कर रहा हूँ मैं, और इसमें 183 डिग्री पे ये मेल्ट हो जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये PPD आप ले रहे हो तो टिश्यू पेपर या फिर कपड़े में उसको लेकर पहले सुखा लेना है। थोड़ा सुखाने से बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो ऐसे में क्या होता है स्टेंसिल में भी प्रॉपर चिपक जाता है और पूरा बोर्ड में भी मिक्स होने लगता है। और वही सूखा रहता है तो बहुत अच्छे से रिबॉलिंग होता है हमारा CPU। तो इसलिए आपको सुखा लेना है। सुखाने के बाद से प्रॉपर इस पे पूरा लगा लेना है। अच्छे से लगने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जब पूरा प्रॉपर लग जाए तब जाके आपको ऊपर से थोड़ा सा उससे कपड़े से ही पोंछ देना है या फिर टिश्यू पेपर से पूरा ऊपर से भी पोंछ लेना है। पोंछने के बाद से अब आपको फिर से आपका 250 टेम्परेचर रखना है और अपना एयर रखना है लगभग 1 या 2 पे रखिए, 1-1.5 पे रखिए, काफ़ी हो जाएगा। और फिर से आपको यहाँ पे चलाना है। अब ये कब टेम्परेचर कितना रखना है, हो सकता है कि आप नया अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि कहाँ कौन सा टेम्परेचर रखना है। तो ये सारी चीज़ें भी जब आप बार बार वीडियोज़ को देखोगे, बार बार आप काम करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ क्या करना है। एक बार में कोई भी चीज़ कोई भी कभी भी नहीं सीखता है। जब आप कोई भी चीज़ में नए होते हो तो वैसे में क्या होता है कि बहुत जल्दी दिमाग उस चीज़ को भूल जाता है, और जब उस चीज़ को आप करने लगते हो बार बार तो धीरे धीरे दिमाग उसको याद कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब नए हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, बट जब आप काम करने लगोगे लगातार तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो को हमने हर जगह पे बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग किया है। यहाँ पे जब आपका रिबॉलिंग परफेक्ट हो जा रहा है प्रॉपर चारों तरफ, तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत हटा देना है, थोड़ी देर वैसे दबा के रखिए, सूखने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, बहुत मतलब लगभग 10 से 15 सेकेंड तक उसको छोड़ दीजिए। देन यहाँ पे जैसे ही आपका थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब वही लिक्विड यूज करिए जो मैंने आपको PCB क्लीनर बताया था, ब्रश में लेके उसको ऊपर से रगड़िए। और देखेंगे आप कि थोड़ा सा रगड़ने पे या फिर कई बार क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, कई बार ये जो आपका CPU वगैरह है चिपक जाता है, हल्का फुल्का चिपकता है। लेकिन इस लिक्विड से जब आप रगड़ोगे 2-4 सेकेंड तक तो आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से अपना ये अपने आप नीचे स्टेंसिल से छोड़ देता है और निकल जाता है। ये सारी चीज़ें आप खुद करोगे तभी आपको समझ में आएंगी। और निकलने के बाद से आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर इसके ऊपर लिक्विड डाल के इसको ब्रश से पूरा साफ़ करना है, क्योंकि इसमें कई सारे छोटे छोटे अलग अलग जगह पे जो ये आपका लिक्विड है, पेस्ट है और उसका जो रांगा है वो अलग अलग जगहों पे चिपक जाते हैं। तो उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा एकदम पतला सा
ये आपका लगा है कंपोनेंट, इसको आपको यहाँ पे फिर वापस लगा के और रख के धीरे से हीट मार लेंगे। इसको पहले जब आपका बोर्ड मतलब आप रिवॉल्व कर रहे हो तब इसको मत लगाओ, क्योंकि इसको आप लगाओगे तो यहाँ पे हाइट हो जाएगा, और हाइट जब यहाँ पे हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, आपका रिवॉल्विंग प्रॉपर हो नहीं पाएगा और एक ही जगह सारा मिक्स हो जाएगा बॉल। तो आपको कभी भी ये ध्यान रखना है, इसको पहले निकाल लेना है, उसके बाद रिवॉल्विंग करके तब वापस आपको ये कंपोनेंट वापस यहाँ पे लगाना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो कंपोनेंट यहाँ पे लगा है ये हर आईसी हर सीपीयू के अंदर नहीं लगा रहता है, किसी किसी में लगा रहता है, ज़्यादातर में तो ये नहीं लगा रहता है। तो यहाँ पे इसको पहले क्या करना है, प्रॉपर थोड़ा सा हीट देना है। यहाँ पे 0 टेम्परेचर रखिए, नहीं 0 हीट रखिए, सॉरी 0 एयर रखिए, माफ़ करिएगा 0 एयर रखिएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 250 रखिए, अपने आप मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बॉल पूरा चमक गया है। और अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको अपने जगह पे बैठा के अपने बोर्ड में थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और आपको वहाँ पे रख देना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो फटाफट से आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको भी पता है बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए। अभी देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बोर्ड क्लीन हो गया, चमक रहा है। अब अपने हम बोर्ड को यहाँ पे लाएंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे, पेस्ट डालने के बाद उसको थोड़ा हीट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा कई लोग पेस्ट डाल देते हैं। ज़्यादा पेस्ट डालने से क्या होता है, जब पेस्ट पिघलता है तो हमारा जो CPU है, एक तो टेम्परेचर इसका बहुत कम पे मेल्ट हो जाता है, थोड़ा सा हिल जाता है और हिल के तुरंत चिपक जाता है। ऐसे में आपका पूरा का पूरा काम धाम सत्यानाश हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी जब आप रिबॉलिंग कर रहे हो तो यहाँ पे पेस्ट ला के प्रॉपर उसको हीट देकर चारों तरफ फैला लो, ताकि जब आप इसके ऊपर CPU रखो तो वो हिले डुले नहीं बिल्कुल। और यहाँ पे आपको एयर 0 कर देना है, 0 से थोड़ा सा बढ़ाना है एयर, और टेम्परेचर आपको रखना है 300 या 320 तक लास्ट। और यहाँ पे टेम्परेचर रख के और आपको एकदम एकाग्र मन से चुपचाप चारों तरफ हिलाते रहना है कुछ देर तक। और थोड़ी देर के बाद आपको CPU को थोड़ा सा साइड से एक बार हिला के देखना है CPU प्रॉपर हिल रहा है कि नहीं। अगर हिल के वापस थोड़ा सा आप जब धक्का दोगे हल्का सा एकदम, तो धीरे से जाएगा आगे, फिर वापस छोड़ोगे पीछे आ जाएगा, मतलब आपका CPU सही जगह पे बैठ गया है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एयर हटा देना है, हीट हटा देना है और उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो अभी हमने प्रॉपर जगह पे रख दिया है। और शुरू में जब आप CPU वगैरह कोई भी IC निकाल रहे हो तो देख लो उसको सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है, पहले ये चीज़ ध्यान रख लो। और अगर आप भूलने होता है तो वहाँ पे कहीं भी मार्कर से टिक लगा लो, इसका ऊपर का साइड, जैसे क्वालकॉम लिखा है क्वालकॉम के साइड पे कोई स्टेंसिल है वहाँ पे टिक लगा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये ऊपर का सिरा है। देन इसके बाद से आपको जब टिक लगा लोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर इसको रिबॉलिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया और हमारा प्रॉपर IC बैठ गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, 1 घंटे की वीडियो को हमने आपको लगभग 12-13 मिनट में दिखा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत की है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।